मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से आपको बता देते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई इलाकों में लैंडस्लाइड आ गया, फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई है। बेमौसम हुई इस बारिश ने वहां मौजूद लोगों की परेशानी जो है उसको बढ़ा दिया है। कई लोग बेघर तक हो गए। आप समझिए जरा कि किस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो मौके पर हैं। पिछले कई दिनों से लगातार वहां पर बारिश जो है वो हो रही है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की ऐसी चोट पड़ी है कि बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लैंडस्लाइड, भारी बारिश, इसके चलते काफी ज्यादा तबाही आई है। चिनाब नदी लगातार उफान पर है। जो हालात है वहां पर वो बेकाबू होते हुए नजर आते हैं। किस तरह की वहां पर सिचुएशन बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे आपको। जन्नत में तबाही, घाटी में बर्बादी। आसमानी आफत से मचा हाहाकार। लैंडस्लाइड और बारिश का सितम। बाढ़ से तबाही, भारी आपदा आई। जन्नत में आसमानी आफत से हाहाकार मच गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। आलम यह है कि लैंडस्लाइड और तेज बारिश और स्नोफॉल से कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा आ गई है। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटी में आसमानी आफत से हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं। जिस तरह चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ा है वो खौफजदा करने वाला है। अभी भी कई इलाकों में लगातार तेज बारिश जारी है। रियासती जिला प्रशासन ने फिलहाल के लिए राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। घाटी के मैदानी इलाकों सहित अन्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में तुलैल और गुरेज और दक्षिण कश्मीर में सिंथन टॉप पर रात भर ताज़ा बर्फ गिरी है। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने लोगों को नदी के किनारे वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। लोगों को यही सूचित करते हैं कि मतलब जो अपने माल मवेशी हैं उनको दरिया के किनारे ना लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज हो गया है। इसलिए उन लोगों को सूचित करते हैं हम कि लोगों को और वहाँ के जो माल मवेशी हैं उन लोगों के उनको दरिया के किनारे से दूर रखें। तो वहीं आफत के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रभावित लोगों को भोजन, दवाइयां और सहायता की जा रही है। लगातार बर्फबारी और खराब मौसम के कारण तुलैल में कक्षा 8 तक और गुरेज में कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की मंत्री सकीना इटू ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि आज स्कूल बंद रहेंगे। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला और मुगल रोड जैसे ऊंचे इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण दोनों सड़कों पर यातायात रोक दिया गया है। बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा असर रामबन इलाके में हुआ है। दोबारा बारिश शुरू होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में खराब मौसम की वजह से हवाई यातायात पर असर पड़ा और श्रीनगर हवाई अड्डे पर 6 उड़ानें रद्द कर दी गई। कोलकाता और दिल्ली से आने वाली इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द कर दी गई। और जम्मू कश्मीर के रामबन और किश्तवाड़ में भूस्खलन आ गया। आपको बता दें 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई। 100 लोग जो हैं उनको रेस्क्यू बाकायदा वहां पर किया गया है। किश्तवाड़ में हाईवे जो है वहां से अभी मलबे को हटाने का काम जो है वो भी अभी फिलहाल किया जा रहा है। बारिश की वजह से रेस्क्यू में लगातार टीम्स को परेशानियों का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। अचानक से आई आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर जो है वो रामबन में देखने को मिल रहा है। बादल फटा, वहां पर हाहाकार मच गया, तबाही का मंजर वहां देखने को मिल रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कुदरत का क्रोध कुछ इस तरह बरपा है कि जिसने भी देखा या फिर उसे महसूस किया वो कांप उठा। घाटी में तबाही का मंजर देखने के लिए इन 4 तस्वीरों को देखिए। आपदा की पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हालात कितने भयानक रहे होंगे।
कुदरत के कयामत की ये खौफनाक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश वगैरह ही शोर शराबा हुआ तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था, और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। बहुत सी गाड़ियाँ इस नाले के बीच में आ चुकी हैं और रात को बहुत ज़्यादा बारिश रात को हुई है। 3:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हैवी बारिश 1.5 घंटे हुई। बादल फटने से यहाँ अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों से पानी और मलबा तेजी से नीचे आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, गाड़ियां देखिए किस तरह से दबी हुई हैं। ये गाड़ी है जो हम ये इधर से जा रही थी, ये हाईवे है, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से। अब मैं कहूँगा कि आगे ये देखिए, एक गाड़ी नहीं है, अनेक गाड़ियां हैं जो यहाँ पे दब गई थी और कितना भयानक मंजर होगा। भारी बारिश की वजह से आई तबाही का सबसे ज्यादा असर रामबन में ही दिखाई दिया, जहां 100 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। होटल में था, एक रूम नंबर 115 में ठहरा हुआ था। रात को 3 बजे सर ये सारी घटना घटी। इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, पानी की आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग ऊपर से हमने देखा तो नीचे से यहाँ से पानी ही पानी जा रहा है। फिर मैंने देखा यार मेरी गाड़ी तो चलेगी, ये गाड़ी खत्म हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर मैं होटल में दोबारा गया, फिर लोग बोलते कि भागो भागो यहाँ से निकलो। फिर दरवाजे लॉक थे, फिर होटल के स्टाफ ने और बाकी हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे पता नहीं कैसे हिम्मत आई, सभी लोगों को 15 लोगों को बाहर निकाला। बादल फटने के बाद बिजली गिरने से 40 बकरियां और कई भेड़ें भी मर गई। रामबन के बड़े इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दे रही है। दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं। कुदरत की विनाश लीला के बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में रोड कनेक्टिविटी कट जाने की वजह से राहत और मदद कार्य में दिक्कत हो रही है। आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, कैंप लगाकर लोगों की मदद की। लोगों की मदद करने के लिए क्लाउड बर्ड से लोकल लोग लगे हुए हैं। आर्मी भी हमारे पीछे नहीं है। आर्मी ने देखिए कैंप सा लगाया है छोटा सा, जहां लोगों को दवाई दी जा रही है, फर्स्ट एड की दवाई दी जा रही है। लोग यहां पे आ रहे हैं दवाई के लिए और दवाई ले रहे हैं। आर्मी ने खाना लगाया है, किस तरह से मेडिकल कैंप लगाया है। आसमानी आफत से कई इलाकों में आवागमन प्रभावित है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रास्ते को बहाल किया जा सके। इस एरिया में 7 से 8 जगह पे बुरी तरह से नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर रेस्टोरेशन वर्क करने में अभी डिफिकल्टी, जैसे मैं बता रहा हूँ। फ्लड आया, लोगों के घरों में पानी गया, बहुत सारी रोड्स जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई, ड्रेनेज कम्प्लीटली बंद हो गया और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी घरों को काफ़ी नुकसान हुआ। हॉस्पिटल में पानी आया। रामबन के साथ ही किश्तवाड़ में भी लैंडस्लाइड से हालात बेकाबू हो गए हैं। किश्तवाड़ में भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर कम से कम 22 परिवारों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मलबों को हटाया जा रहा है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT का गठन किया जाए जो इस पूरे के पूरे मामले की जांच यहां पर करे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की विफलता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है उस पर भी सवालिया निशान इन याचिकाओं में उठाया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया बाकायदा बंगाल सरकार से। और एक और बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। बंगाल में गवर्नर CV आनंद बोस से NCW अध्यक्षा ने मुलाकात की है। किस तरह से उनकी बातचीत वहां पर पीड़ित परिवारों से हुई उसकी जानकारी उन्होंने दी। आपको याद होगा गवर्नर खुद पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद पहुंचे थे, मुलाकात यहां पर परिवारों से की थी। NCW की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने भी, जो विजया राठकर उनका नाम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी। लोगों ने अपनी आप बीती यहां पर सुनाई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर दायर याचिकाओं की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT के गठन की मांग की गई है। साथ ही राज्य की कानूनी व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की मांग की गई है। इससे पहले बंगाल में NCW अध्यक्ष विजया राहटकर गवर्नर से मिलने के लिए पहुंची। विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद में पीड़ितों के हालात पर चिंता जताई। तो जो अनुभव मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया है। महिलाओं की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया है और मैंने उनको ये भी कहा है कि ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में मालवीय ने लिखा है कि ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए एक पत्र लिखा है। फिर भी मुख्यमंत्री ने मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा करना उचित नहीं समझा है, जहां मुर्शिदाबाद में इस्लामी उत्पीड़न से भागकर हिंदुओं ने शरण ली है। वो वास्तव में किसके लिए शांति की मांग कर रही हैं? बंगाल में हुई हिंसा के बाद कांठी में एक हिंदू महासभा का आयोजन भी किया जाना है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे और सभा में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रेयर करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि बंगाल में बीजेपी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को चुनावी मुद्दा बना पाती है या नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद देखिए नेताओं का लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी वहां पर पहुंचा। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम पीड़ितों से मुलाकात करते हुए वहां पर नजर आए थे। मुर्शिदाबाद में देखिए हिंसा वाले दिन पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी बेरहमी से। अभी कुछ तस्वीरें जो हैं उससे पहले की निकलकर सामने भी आई, जिनमें तलवारों के निशान बाकायदा उनके ऊपर नजर आते हैं। जिया उल को गिरफ्तार किया गया है जो हत्या का आरोपी है। नवभारत भी आरोपी के घर पर पहुंचा। क्या माहौल है वहां पर, दिखाएंगे आप। मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा हुई। हिंसा के अंदर 2 बाप बेटों की हत्या कर दी गई। हत्या में हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उन दोनों की जो भीड़ आई थी उसने हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की शुरू हुई और उसमें अब जो एक नई गिरफ्तारी हुई है वो है जियाउल हक की। जियाउल हक एक वन ऑफ द अक्यूज है और एक तरीके से इस पूरे हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड में से एक है जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। उस भीड़ को लीड करना, इसके अलावा जो जियाउल हक वहां पहुंचा और उसके बाद जो हरगोविंद और उनके बेटे चंदन है उनको बाहर निकालकर उनकी हत्या करना, इसमें वो भी इन्वॉल्व था और एक वन ऑफ द मेन जो कल्प्रिट है वो इस पूरे मामले में जियाउल हक है। जियाउल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सूली ताला जो इलाका है इस पूरे मुर्शिदाबाद एरिया का, वहां मौजूद हैं और ये जो पूरा इलाका है ये धुलियान में आता है। धुलियान का ये सूली ताला है और यहां से ही जो जाफराबाद का इलाका है जहां पर वो रहते थे वो यहां से महज 20 से 25 कदम की दूरी पे है, यानी कि बहुत नजदीक है वो घर जहां पे वो रहते थे। और इस वक्त हम जियाउल हक के घर पे मौजूद हैं। ये जियाउल हक का घर है और आप देख सकते हैं घर बंद है, अंदर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस ने जियाउल हक को गिरफ्तार किया है। अंदर एक बार दिखाई तस्वीर, ये एक बार अगर आप घर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर जो कमरे हैं उनमें भी ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। यहीं पे जियाउल हक रहता था, यहीं पे जियाउल हक काम करता था और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में, तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात वैसे ही बने हुए हैं। और देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 292 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 152 केस जो है वो इसमें दर्ज किए गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जो परिवार पलायन कर चुके थे वो अब धीरे धीरे कर अपने घरों को यहाँ पर लौटने लगे हैं। इसी बीच में पुलिस का एक्शन जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार काम कर रही है। चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है उन तमाम आरोपियों को जो इस हिंसा में शामिल थे और उनकी पहचान की जा रही है। जैसी पहचान हो जाएगी सख्त कार्रवाई होगी। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, धुलियान में जिस तरीके से हिंसा की आग बरपी थी, लोग पलायन करने के बाद परलारपुर चले गए थे। परलारपुर के हाई स्कूल में उन्होंने शरणार्थी के रूप में शरण ली थी और उसके बाद अब वो धीरे धीरे करके अपने घर आ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें घर भेजा जा रहा है क्योंकि घर तो यहाँ है ही नहीं। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं और इन घरों को लूट लिया गया था, इन घरों में तोड़फोड़ की गई थी और अब देखिए क्या हालत है यहाँ पे घर का। घर पूरे तरीके से टूटा हुआ है। नीचे देखिए जो घर में सामान थे ये किस तरीके से बिखरे हुए आपको नजर आएंगे, आधे जले हुए आपको नजर आएंगे। बक्से इसी तरीके से खाली हैं और यहाँ देखिए ये धोती जो है
ये किस तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जला हुआ है, और ये देखिए क्या हालत है यहाँ पे और कितना लोगों को परेशानी हो रही है, वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए एक बक्सा हुआ करता था, इस बक्से में लूटपाट करने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो जला दिया गया। ये देखिए भगवान की मूर्ति जो है, फोटो जो थी, उसको किस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया। क्या हुआ था उस दिन, कैसे तोड़फोड़ हुई थी? हजार लोग आया, हाँ। दे तोड़ दिया, हाँ। छेनी बम पिस्तौल लेके सब लेके आया। आप लोग फिर चले गए थे? भाई मैं भाग गए। कहाँ गए थे? पल्लारपुर में? पल्लारपुर में। तो आज आए, कब आए आप लोग? कल आया। आप कल आए थे? हाँ। तो वहाँ से क्यों, क्या बोला गया, कैसे आए आप लोग? पुलिस में भाग दिया, पुलिस में मुझे आप चले जाओ, चल जाओ, यहाँ में नहीं रहेगा, आप चल जाओ घर। हम बोले नहीं जाएंगे। तो फिर क्या बोला? तो क्या बोला, पुलिस में जोर करे, बोले ना थकता হবে ना, तुम्हारा चले सो। ईडी के खिलाफ आज से कांग्रेस का एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज से 24 अप्रैल तक देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा की जानी है। 57 शहरों में 57 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ट्रूथ बीजेपी लाइज अभियान है ये जो कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इस लिस्ट में कुल 57 शहर हैं, उनके लिए प्रवक्ताओं के नाम जो हैं वो भी तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने पूरे देश में ईडी के मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की रणनीति बनाई है। प्रेस वार्ताओं की सीधी कमान पार्टी के सीनियर प्रवक्ताओं जनाधार वाले चेहरों को दी गई है। चले बढ़ते हैं अब आगे। प्रयागराज में अखिलेश यादव की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका यह कहना है कि 2027 तक इंडी अलायंस जो है वो बना रहेगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का सफाया कर देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि 2027 तक ये गठबंधन जो है इंडिया वो बना रहेगा। विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वो हम साथ मिलकर लड़ने वाले, यानी कि दो लड़कों की जोड़ी अब एक बार फिर से साथ नजर आएगी। देखिए पूरी खबर। यूपी में विधानसभा के चुनाव में भले अभी वक्त है, लेकिन सियासी माहौल अभी से ही बना हुआ है। औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक इस चुनाव में अहम मुद्दे होंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा और पीडीए के फॉर्मूले से एक बार फिर बीजेपी का सफाया करेंगे। ये जो बीजेपी वाले हारे हैं, ये जो हारे हैं, अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा हारे कैसे हैं। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और फिर तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, इंजन से टकरा रहा है और अब सुनने में आ रहा डब्बे टकरा रहे हैं। जो डबल इंजन अपने आप को कहते थे, बताओ इंजन टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिलकर के सफाया करेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, असल मुद्दों से भटकाते हैं। जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जहां इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके जो नेता टिप्पणी दे रहे हैं, अगर आप उनसे पूछे कि बेरोजगारी हमारे देश में कितनी कम हो रही है, महिलाओं की स्थिति क्या है आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, तो ये इसका जवाब नहीं देंगे। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले से यूपी फतह करने के सपने देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और पीडीए के फॉर्मूले से वो 2027 में यूपी में बीजेपी को मात दे सकते हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। लोकसभा के नतीजों को यूपी विधानसभा के नतीजों से जोड़ना कतई अक्लमंदी नहीं हो सकती है। जमशेदपुर से जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर हाईवे 33 जो है डिमना चौक के पास पूरा का पूरा जाम कर दिया था। 2 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक जो है वो जस का तस बना रहा। झाड़ियों में से बाहर निकलकर गोली मारी गई है जो बताया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जमकर नारेबाजी भी हुई। मर्डर के बाद में समर्थकों ने आगजनी तक कर दी और ट्रैफिक को कैसे रोका है वो तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। उसके बाद देखिए जो एसपी ग्रामीण है वो मौके पर पहुंचे, सड़क जाम कर रहे लोगों को उन्होंने समझाया और उसके बाद हाईवे को खुलवाया जा सका। 2
घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक जस का तस रहा, जिसके बाद करीबन 2 घंटे के बाद यानी कि 1 बजे के आसपास एसपी पहुंचे, ग्रामीणों को समझाते हुए वो नजर आए, लेकिन झाड़ियों में मिला शव विनय सिंह बताया जा रहा है, अध्यक्ष का नाम, और गोली मारकर हत्या का बात कही जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे, उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोगों के द्वारा डिमना चौक को जाम किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से यही आग्रह किया गया है कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएं, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है, जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी उसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और अगली